अब आ जाए काउंटर क्लेम। अच्छा, काउंटर क्लेम, दिस इज द थर्ड काइंड ऑफ डिफेंस। तीसरी किस्म है डिफेंस की, दैट काउंटर क्लेम। इसको हम जो है काउंटर क्रॉस भी कहते हैं, क्रॉस क्लेम भी कहते हैं। The meaning of the counterclaim: it is claim made by defendant in a suit against the plaintiff, and it can be enforced by a cross action. अब क्रॉस सेक्शन मींस काउंटर क्लेम इज अ कॉज ऑफ एक्शन इन फेवर ऑफ द डिफेंडेंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ। अच्छा, क्रॉस सेक्शन की सिंपली मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता दूं। इक्विटेबल रिलीफ जो है वो सेम सूट में से उसका अराइज होता है, और सेट ऑफ जो है हम रिटर्न स्टेटमेंट क्लेम करते हैं। लेकिन काउंटर क्लेम जो है वो सेपरेट, आप कोई सूट, डिफेंडेंट कोई सेपरेट सूट दाखिल करे प्लेंटिफ के अगेंस्ट, तो वो हो जाएगा क्रॉस एक्शन। मतलब वो सेम उसी सूट में नहीं होगा, उसके लिए सेपरेट सूट दाखिल करना पड़ेगा डिफेंडेंट को, तो वो काउंटर क्लेम होगा। और सेट ऑफ के लिए लाजमी है कि वो जब सूट दाखिल करें आप, जब प्लेंटिफ ने सूट दाखिल किया और आप रिटर्न स्टेटमेंट जब दाखिल कर रहे हो, तो उस वक्त आपके पास काज ऑफ एक्शन हो। और काउंटर क्लेम जो है इट कैन बी क्लेम, अगर जब आपने रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल कर दी, अगर उसके बाद भी अराइज होगा या उस दिन अराइज हो गया, तो उसके लिए आपने जो है सेपरेट सूट भी दाखिल कर सकते हैं। A counterclaim is a weapon in the hands of defendant to defeat the relief sought by the plaintiff against him, and may be जो है set up on only in respect of the claim for which the defendant can file a separate suit, and therefore it is substantially a cross action. जिस तरह नॉर्मली यू हैव हर्ड के एक एफ करती है, तो काफ़ी जो काउंसिल्स होते हैं या कोई आपको समझदार जो है आपको मशवरा देता है कि काउंटर एफआईआर फाइल करा, काउंटर एफआईआर जो है वो आप लॉन्च करा दो जो है कंप्लेनेंट के अगेंस्ट, वेदर इट विल बी ट्रू और फॉल्स, या वो एफआईआर सच्ची हो या झूठी हो। लेकिन आपका जो बेहतरीन डिफेंस जो है, कोई आपको मशवरा देता है कि अगर एफआईआरों से जान चुरा लिए ये, तो आप भी एफआईआर जो मोस्टली जो पुलिस स्टेशन पे, अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ सेटबैक ऑफ आवर सिस्टम, और इसमें हमारा जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसमें अगर इसमें जो है पुलिस विल प्ले द रोल ऑफ, जिस तरह हमारी एक पुप्पो होती है ना मोहल्ले की, वो उस घर में भी जाती है, कहती है भाई वो झगड़ा करो उसके साथ, फिर वो फिर उसी जिसके अगेंस्ट उसको उकसाते हैं, तो फिर उसके घर चले जाते हैं, उसी को उसके खिलाफ उकसाते हैं। तो सेम रोल प्ले बाय द पुलिस। अगर कंप्लेनेंट चला गया एफआईआर लॉन्च कराने, तो जिस अक्यूज के खिलाफ जब पुलिस अक्यूज के पास जाएगी, तो अक्यूज को बताएगी कि तुम्हारे पास ये डिफेंस है, तुम भी उनके खिलाफ केस दाखिल करो। और फिर अनफॉर्चुनेटली दे विल स्टार्ट टू मेक द मनी फ्रॉम द बोथ साइड्स, एंड विल टेक द जो है रॉन्ग बेनिफिट, मजबूरियों का जो फायदा है, तो फिर वो पुलिस लेती है कि जो है फिर काउंटर एफआईआर आप जो है लॉन्च करवा दें। लेकिन जो झगड़े होते हैं, मोस्टली जो झगड़े होते हैं आपस में गुत्थम गुत्था, एक पार्टी दूसरी पार्टी, एग्रेसर और डिफेंडर, उसमें डिसाइड नहीं होता कि एग्रेसर कौन है, विच पार्टी एट द फॉल्ट, तो उसमें जो है वो जेन्युइन है, उसमें दो एफआईआर कटना एक जेन्युइन मसला है। क्योंकि झगड़ा हो रहा है, तो एक पार्टी जो है जो उसमें कुछ लोग इंजर्ड होंगे, तो दूसरी पार्टी के एफआईआर अगेंस्ट कटवाएंगे, तो झगड़े में दोनों पार्टी के लोग जो है इंजर्ड होते हैं और कैजुअलिटीज होती हैं, तो फिर दूसरी पार्टी जो है वो भी उनके खिलाफ एफआईआर कटवाती है। तो दैट इज ए जेन्युइन इशू। फिर कोर्ट बोथ एफआईआर को देखे, उसमें फिर इसको कहते हैं काउंटर एफआईआर। तो इसी तरह सिविल सूट में भी जो है एज ए वेपन उसको यूज किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा के जो रिमार्क्स हैं, इट वाज हेल्ड दैट court has power to treat the counter claim as a cross suit, and here the original suit and counter claim together if the counter claim is promptly stamped. A defendant in a suit may, in addition to his right of pleading, a set off under Rule 6 set up by way of counterclaim against the claim of the plaintiff. Any right or claim in respect of the cause of action accruing to the defendant against the plaintiff either before or after filing of the suit, but before the defendant has delivered defense or before the time limited for the delivering its defense has expired, whether such counterclaim is in the nature of the claim for the damages or not.
provided that the such counterclaim shall not be exceed the pecuniary limits of the jurisdiction of the court. जब कोई आप क्लेम लेके आएंगे कोर्ट में, उसका भी एक आसान तरीका है कि अब कोर्ट की जुरिस्डिक्शन का इशू आता है, टेरिटोरियल और पिक्यूनरी। अब पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन तो कोर्ट की है, लेकिन फिर टेरिटोरियल कोर्ट का इशू आ जाएगा कि टेरिटोरियल जो है जुरिस्डिक्शन डिफरेंट हो जाती है। अब एक केस आपने ईस्ट में दाखिल कर दिया है और एक दूसरा वेस्ट में जो है वो केस फाइल हुआ है। पार्टी प्लेंटिफ का जो सूट है ईस्ट में है, डिफेंडेंट का सूट जो है वो वेस्ट में है। अब दोनों का कॉज ऑफ एक्शन ऑन द सेम प्रॉपर्टी है। ये इश्यूज के जुरिस्डिक्शन के इश्यूज जो हैं वो कॉज ऑफ एक्शन की भी वजह से होते हैं, लेकिन सम टाइम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन रिशफल होने के भी वजह से जो है वो अराइज हो जाते हैं। तो अब कोर्ट फिर क्या होता है कि इसमें जिस तरह आपको मद्देनजर रखना पड़ता है द प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस, सेक्शन जो है वो 10 सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी कहता है कि सेम नेचर में सेम पार्टीज के सूट एट अ टाइम जो है वो या तो एक साथ चलने चाहिए या एक सूट जो है वो उसको स्टे करना चाहिए और सिर्फ एक सूट पर डिसीजन देना चाहिए। अलग अलग डिसीजन दोनों सूट्स के नहीं आने चाहिए। इस तरह क्या होता है, इसमें मल्टीपलिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स का खतरा होता है या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द जजमेंट का खतरा होता है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि दोनों सूट को एक साथ चलाया जाए और जजमेंट एक आनी चाहिए, एविडेंस एक होनी चाहिए। तो अगर दो कोर्टों में अलग अलग ये सूट जो है प्रोसीड होगा तो वहाँ पे भी एविडेंस अलग होगी, वहाँ पे भी एविडेंस अलग होगी, जजमेंट हो सकता है दोनों की अलग अलग आए। और जजमेंट कौन सी फॉलो हो, क्योंकि कोर्ट्स की जजमेंट बाइंडिंग होती हैं। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दीज लीगल जो है इशूज़, तो कोर्ट क्या करती हैं, तो फिर आपके पास सेक्शन 24 सीपीसी का ऑप्शन है कि सूट्स जो है वो एक ही कोर्ट में आप जो है लेके आए ट्रांसफ़र करा के। अगर विद इन सेम डिस्ट्रिक्ट है या आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट से हैं तो उसके लिए फिर आपको हाई कोर्ट से करवाना पड़ेगा। वो फिर 520 जो है उसमें जो है 24 में ही प्रोविजंस हैं, तो उसमें फिर हाई कोर्ट से। तो एक ही कोर्ट में पहले आप ये फिर केस ट्रांसफ़र करवाएंगे, फिर इनको आप जो है मर्ज कराएंगे या कंसोलिडेट कराएंगे। ये एक प्रोसीजर है। जो कंसोलिडेशन का प्रोसीजर उसका कोई प्रोविजन नहीं है, उसके लिए हम 51 में जाते हैं। कंसोलिडेशन में ये होता है कि दोनों फाइल एक साथ टैग हो जाती हैं या दोनों फाइल्स जो हैं जिस तरह हाई कोर्ट में, अगर जो हाई कोर्ट में स्टूडेंट जाते हैं तो उसमें आप मोस्टली देखेंगे तो पिटिशंस या तो कनेक्ट हो जाती हैं या टैग होती हैं या एक ही डेट पे उनको लगाया जाता है। तो ये तीन तरीके का है। इसी तरह सिविल सूट में इसको हम कंसोलिडेशंस कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन में इसको जो है जो कनेक्ट कराने का प्रोसीजर है, या टैग फाइल टैग होती है या कनेक्ट होती है। तो टैग का मतलब कि जो है उसको एक नोट लगाया जाता है कि इस पिटीशन को उस पिटीशन के साथ अटैच किया जाएगा। कनेक्ट मतलब दोनों फाइलों को कनेक्ट किया जाता है। इसी तरह जो सूट्स ये होते हैं सेम नेचर के, तो उनको कंसोलिडेट भी फाइलों को एक साथ ही एक ही डेट पे लगाया जाता है और एक ही साथ सुना जाता है। अच्छा, the plaintiff shall be at liberty to file written statement in answer to the counter claim of the defendant within the such period as may be fixed by the court. Counter claim to be stated where any defendant seeks to apply upon the ground is supporting a right of counter claim of the he shall his written statement state specifically that he does so why the counter claim. तो ये तो जो है आपका काउंटर क्लेम है। आई होप कि आपको सेट ऑफ और इक्विटेबल रिलीफ और काउंटर क्लेम का जो एक स्कोप है, उनकी नेचर है, व्हाट विल बी द इफेक्ट, व्हाट विल बी द ऑब्जेक्ट, व्हाट विल द प्रोसीजर, यू हैव अंडरस्टैंड। तो उसके अलावा डिफॉल्ट जो है डिफॉल्ट ऑफ द प्लेंटिफ टू रिप्लाई द काउंटर क्लेम। इफ द प्लेंटिफ मेक्स डिफॉल्ट इन द पुटिंग इन रिप्लाई टू द काउंटर क्लेम मेड बाय द डिफेंडेंट, द कोर्ट में प्रोनाउंस जजमेंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ इन रिलेशन टू द काउंटर क्लेम मेड अगेंस्ट हिम। क्योंकि देखिए कोर्ट ऑफ लॉ में अगर कोई ऑन ओथ आपके खिलाफ एलिगेशन हो देन मैंडेटरी हो जाता है आप उसका रिप्लाई दें, अदरवाइज कोर्ट परज्यूम उसको एडमिशन में परज्यूम करेगी। अब relief to defendant where counter claim succeeds, where in any suit a set off or counter claim is established as a defense against the plaintiff's claim and any balance is found due plaintiff or defendant as the case may be, the court may give judgment to the party entitled to such balance. तो उसमें कोर्ट को जो है जिसका क्लेम जो है वो सही होता है तो उस पर उसका जो सक्सेस हो जाए, एस्टेब्लिश हो जाए
तो कोर्ट ने फिर उसको जजमेंट देनी है। रूल्स रिलेटिंग टू द रिटन रिप्लाई, रिटन स्टेटमेंट टू अप्लाई। अच्छा, द रूल्स रिलेटिंग टू रिटन स्टेटमेंट बाय द डिफेंडेंट शैल अप्लाई टू रिटन स्टेटमेंट फाइल्ड आंसर टू द काउंटर क्लेम। अब रूल 7 जो है, डिफेंस और सेट ऑफ और काउंटर क्लेम फाउंडेड अपॉन द सेपरेट ग्राउंड्स। अच्छा, जो सेपरेट ग्राउंड्स का मतलब होता है कि जिस तरह हमने प्लेंट में सीखा था कि उसमें पैराग्राफ्स जो है सेपरेटली बनाए जाएंगे, लेकिन हर पैराग्राफ में सिर्फ एक फैक्ट होगा, मल्टीपल फैक्ट से अवॉइड किया जाए। तो इसी तरह प्रीसाइजली, वेरी क्लियर एंड वेरी एक्यूरेट आपने डिफेंस बनाना है, और उसके लिए यू हैव टू फाउंडेड ऑन दी सेपरेट ग्राउंड्स। ग्राउंड्स जो होंगे स्पेसिफिकली सेपरेट होंगे। अब व्हाट विल बी द डिफरेंस? नेचर जो है, इट इज अ स्टैट्यूटरी डिफेंस टू द प्लेंटिव सेक्शन। ये स्टैट्यूटरी है एज पर द ऑर्डर 8 रूल 6 से। लेकिन जो क्रॉस एक्शन है, काउंटर क्लेम, इट इज नॉट स्टैट्यूटरी बट इट इज अ सब्सटेंशियली, इट इज right of the defendant. Same transaction, it must be either or for an uncertain sum of must arise out of the same transaction. लेकिन counter claim it need not to arise out the same transaction, और उसके लिए ज़रूरी भी ना हो कि वो आप जो है अमाउंट, रिकवरी ऑफ अमाउंट के लिए है, वो कोई और भी सूट आप जो है से नेचर का फाइल कर सकते हैं काउंटर क्लेम में। लेकिन इक्विटेबल रिलीफ जो है और सेट ऑफ जो है वो रिकवरी ऑफ मनी तक ही महदूद है। अब डेट ऑफ रिकवरी इन लीगल सेट ऑफ अमाउंट मस्ट बी रिकवरेबल एट द टाइम ऑफ सूट, बट इन द अमाउंट मस्ट बी रिकवर्ड ऑफ द अमाउंट एट द डेट ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट। मतलब कॉज ऑफ एक्शन जो है वो ज़रूरी हो सेट ऑफ में कि जब सूट दाखिल हुआ हो तब अराइज हो या उससे पहले। लेकिन काउंटर क्लेम के लिए लाजमी है कि जब आप ये रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल होती है उस वक्त ये कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो या उससे। अब डिमांड, द डिफेंडेंट्स डिमांड फॉर an amount below or up to the suit claim is set off in strict sense। सर्टेन अमाउंट के लिए लाजमी है कि वो एक एक्यूरेट अमाउंट हो, वो एक स्ट्रिक्ट सेंस में देखा जाता है सेट ऑफ में। लेकिन जो काउंटर क्लेम है, वेयर द डिमांड इज फॉर अ लार्जर अमाउंट, द क्लेम फॉर एक्सेस अमाउंट इज रियली अ काउंटर। अब इसमें ग्राउंड क्या होते हैं? इट इज़ अ ग्राउंड ऑफ डिफेंस टू द प्लेंटिव सेक्शन विच इज एस्टेब्लिश्ड would afford an answer to the plaintiff's claim in toto as a whole or pro noto is proportions। मतलब ये जो क्लेम है या तो कंप्लीटली एक होल जो अमाउंट है वो, या इन प्रोपोर्शंस, वो इसको प्रोनोटो प्रोटोंटो जो है लैटिन लैंग्वेज में कहा जाता है। इट इज़ अ वेपन ऑफ द, लेकिन जो काउंटर क्लेम है, इट इज़ अ वेपन ऑफ द ऑफेंस विच एनेबल द डिफेंडेंट टू एनफोर्स द क्लेम अगेंस्ट द प्लेंटिव इफेक्चुअली एज एन इंडिपेंडेंट एक्शन। ये एक वेपन होता है जिसमें प्लेंटिव को जो है इतना आसानी से जो है उसके सूट में उसको लड़ने नहीं दिया जाता, और वो जो है डिफेंडेंट जो है इन्फोर्स द क्लेम अगेंस्ट द प्लेंटिव इफेक्चुअली एज एन इंडिपेंडेंट एक्शन। वो एक इंडिपेंडेंट एक्शन के तौर पर प्लेंटिव को जो एक्शन को इफेक्चुअली उसको इन्फोर्स नहीं करने देता। तो ये तो प्रिंसिपल थे रिगार्डिंग दी set of equitable relief or counter claim which we can claim against as a defense by the defendant। तो स्टूडेंट्स, ये तो रिमेनिंग पार्ट था हमारा जो है रिगार्डिंग दी रिगार्डिंग दी रिटन स्टेटमेंट और प्लीडिंग ऑफ दी व्हाट प्लीडिंग कैन बी फाइल्ड बाय द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट की साइड से कौन सी प्लीडिंग्स जो है वो प्रोबेबली एक्सेप्ट होती हैं, वो हमने उसके प्रिंसिपल पढ़े। अब एज फार एज ड्राफ्टिंग इज कंसर्न, रिटन स्टेटमेंट की ड्राफ्टिंग तो हमने कर ली है, लेकिन सेट ऑफ जो है इंशाल्लाह इसको हम वी लेफ्ट फॉर द नेक्स्ट क्लास, उसको करके फिर हम इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस किस तरह ड्राफ्ट करते हैं और वो क्या होती है उसको हम सीखेंगे। At this stage now you can ask the question, thereafter I am going to end today's class. If you have any question you may ask.